गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम आहार नाल के बारे में बता रहे थे। क्लास 10th में आहार नाल के बारे में बता रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने मुख और मुखगुहिका के बारे में बताया था। इसमें जो विशेष अंग पाए जाते हैं, दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियाँ, जिनमें से हम दांत के बारे में बता दिए थे। दांत होता क्या है, किससे मिलकर बने होते हैं, दांतों की स्टडी को क्या बोलते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, शिशु का दंत सूत्र क्या होता है। अब हम अगला देखते हैं जिह्वा, जिसे बोलते हैं टंग। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमारे आहार नाल में जिह्वा का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि जो जिह्वा होती है, टंग होती है, ये चपटी लंबी मांसल संरचना होती है। चपटी लंबी मांसल संरचना होती है। लंबी कितनी हो सकती है? लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। मनुष्य की जो जिह्वा है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। इसका जो वेट है लगभग 50 से 60 ग्राम तक हो सकता है। नियर अबाउट इसका जो वेट है 50 से 60 ग्राम तक हो सकता है। इनके जो ऊपरी भाग होता है, इनमें हजारों की संख्या में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो हमें मुख्यतः चार विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी जिह्वा होती है, मुख में जो आगे की ओर ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और पीछे से ये जुड़ी हुई होती है। पीछे से ये जुड़ी होती है, अर्थात जो हमारी जिह्वा है आगे से हम देखते हैं पूरी तरीके से ये फ्री है, स्वतंत्र है, और जो पीछे साइड से, पीछे की तरफ से, ग्रसनी की तरफ से ये जुड़ी होती है। और जो हमारी जिह्वा होती है, इसकी जो श्लेष्म कलाएँ होती हैं, परतें होती हैं, मेम्ब्रेन जो होती हैं, वो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। विशेष प्रकार के गीले लसलसे पदार्थ का श्रावण करती है, जिसके कारण हमारी जीभ हमेशा गीली बनी रहती है, नम बनी रहती है। तो ये जिह्वा के बारे में बताया कि जिह्वा चपटी लंबी मांसल संरचना होती है। इसमें लंबी कितनी हो सकती है? 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। 50 से 60 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। हजारों की संख्या में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं, जो हमें मुख्यतः चार डिफरेंट प्रकार के स्वाद का एहसास कराती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं। इसकी जो कलाएँ होती हैं, श्लेष्म कलाएँ, वो श्लेष्म का, म्यूकस का श्रावण करती हैं और जो टंग को गीला रखने में सहायता करती हैं। टंग का काम बोलने में हेल्प करना, बोलने में मदद करना, भोजन को पीसने में मदद करना, लार के साथ मिक्स करने में मदद करना, ये जिह्वा का प्रमुख कार्य होता है। कौन कौन सी कलिकाएँ होती हैं, स्वाद कलिकाएँ, जीभ में ये कहाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन सी स्वाद कलिकाएँ हैं और वो हमारी जिह्वा में कहाँ पाई जाती हैं। विशेष प्रकार के आयंस होते हैं जो हमें अलग प्रकार के स्वादों का अनुभव कराते हैं। हम उस स्वाद के प्रति शौकीन हो जाते हैं। तो कौन कौन से जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमारी जीभ में पाई जाती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी स्वाद कलिकाएँ हैं। आगे भाग की अगर बात किया जाए, ये जीभ का एक भाग बना हुआ है, इसका फिगर ड्रा हमने किया है। इसके अगर सबसे आगे की भाग किया जाए, टिप की बात किया जाए, इसके सबसे अगले पोर्शन की बात किया जाए, तो यहाँ पे जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराती हैं। अर्थात जो अग्रछोर होता है, अग्रछोर हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, ये अग्रभाग की स्वाद कलिकाएँ हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराती हैं। जबकि इसके अग्रछोर के थोड़ा से पीछे अगर भाग की बात करें, ये अग्रछोर है, इसके थोड़ा से पीछे की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, तो हमको नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। अर्थात उसके पीछे की स्वाद कलिकाएँ हमें नमकीन स्वाद का अनुभव कराती हैं। सबसे पिछले पोर्शन की बात करें
तो जो सबसे पिछला पोर्शन होता है उससे हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। सबसे पिछले पोर्शन की बात करें तो इससे हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, जबकि पार्श्व किनारे की बात करें तो हमें खट्टा अनुभव होता है, खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। जबकि इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है वो टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। तो ये हमने बताया टंग के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल कर दे, जीवा हमारी चपटी लंबी मांसल संरचना है। मांसल का मतलब मांस ही मांस होता है, इसमें किसी प्रकार की ना कोई हड्डी होती है ना उपास्थि होती है, अर्थात मांसल संरचना है, मांस से ही मांस है। हमने बताया कि 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, 50 से 60 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। हजारों की संख्या में स्वाद कलिकाएँ होती हैं, मुख की ओर स्वतंत्र होती हैं, पीछे की ओर जुड़ी हुई होती हैं या मुड़ी हुई होती हैं। इसकी जो कलाएँ होती हैं वो श्लेष्म कलाएँ जो होती हैं वो श्लेष्म का श्रावण करती हैं, अर्थात जीभ को टंग को गीला बनाए रखने में सहायता करती हैं। टंग जो होती है हमें बोलने में, भोजन को निगलने में, भोजन को मिलाने में हेल्प करने का काम करती है। बिना टंग के हम बोल नहीं सकते, बोलने में सहायता करती है, भोजन को पीसने में। 4 विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाओं को बताया गया। कौन कौन सी 4 विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, वो कहाँ उपस्थित होती हैं। अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग की बात किया जाए तो मीठे स्वाद का अनुभव होता है। पश्च की बात किया जाए तो ये पश्च भाग यहाँ कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। पश्च किनारे पर बात किया जाए तो हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। जबकि अग्र छोर के थोड़ा से पीछे भाग, ये अग्र टिपिकल पोइस के थोड़ा पीछे की यहाँ बात करें तो हमें नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। बीच का जो पोर्शन होता है मोस्टली वो स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है। ये हमारी जो 2 संरचनाएं दिख रही हैं जीभ के ऊपर विशेष प्रकार की, इसको टॉन्सिल बोला जाता है, इसको टॉन्सिल कहा जाता है। तो ये जिह्वा के बारे में हमने बताया कि जिह्वा क्या है, जिह्वा के कौन कौन से कार्य हैं, जिह्वा में कौन कौन सी स्वाद कलिकाएँ हैं। जिह्वा के बारे में हम बता रहे थे। अब नेक्स्ट हम लार ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अगर लार ग्रंथियों की बात करें, जिसको अंग्रेजी में सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे शरीर में 3 विशेष प्रकार की या 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 विशेष प्रकार की या 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। म्यूसिन नामक पदार्थ के कारण लार चिपचिपी होती है। म्यूसिन नामक पदार्थ के कारण लार चिपचिपी होती है, जीभ गीली होती है। प्रतिदिन अगर लार की बात करें, श्रावण की बात करें, सिक्रीशन की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी, म्यूसिन के कारण चिपचिपा गीलापन होता है। इसमें 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। अगर लार में कंटेंट देखा जाए कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं तो इसमें लगभग लार में 90% जल होता है, पानी होता है। 1% जो होता है उसमें आयंस होते हैं। अब वो चाहे कैल्शियम के आयन हो, चाहे सोडियम के आयन हो, 1% आयंस होते हैं। अर्थात जो लार होता है, लार में 99% पानी होता है, 1% हमारे आयंस होते हैं। इसमें जो हमारी लार होती है, लार में विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? टाइलिन एंजाइम है, लाइसोजाइम है, चाहे अल्फा माइलेज कह दें, टाइलिन, लाइसोजाइम, ये एंजाइम्स होते हैं। टाइलिन जो होता है, जैसे ही हम भोजन मुख पे रखते हैं, इसी टाइलिन नामक एंजाइम के कारण भोजन पचना शुरू हो जाता है और यही एंजाइम्स जो होते हैं वो मुख पर आए हुए बैक्टीरिया को, कीटाणु को, रोगाणु को जान से मारने का काम करते हैं। अर्थात ये प्रतिजीवाणु कारक भी होते हैं।
प्रतिजीवाणु कारक भी होते हैं। प्रति माने उल्टा, अर्थात जो जीवाणुओं को किल करने का काम करे, जीवाणुओं को मारने का काम करे, वो प्रतिजीवाणु कारक होता है। अर्थात ये जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करते हैं। लाइसोजाइम ये एंजाइम होते हैं, ये भोजन को अर्थात मंड को शर्करा में बदल देते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी सूखी रोटी चबाते चबाते हमको मीठेपन का एहसास होने लगता है। अर्थात जो रोटी होती है वो हमारी मंड होती है, स्टार्च की बनी होती है, और ये मंड को शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा में बदलने के कारण, शर्करा का मतलब मीठेपन से है, मीठे चीज़ से है, तो रोटी हमारी मीठे स्वाद का अनुभव कराने लगती है। तो कौन कौन सी 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पसीने से, आंसू से कभी कभी जो है हल्की हल्की बदबू आती है, पसीने से हमारी बदबू आती है। ये विशेष प्रकार के एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जिसके कारण बदबू या हल्की हल्की दुर्गंध पसीने से आती है। हम देखते हैं कौन कौन सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। उन तीनों लार ग्रंथियों 3 जोड़ी लार ग्रंथियों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती हैं। नंबर 1 की बात करें, कर्णपूर्व ग्रंथियाँ। ये कर्णपूर्व ग्रंथियाँ जिसे अंग्रेजी में पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा नंबर अधोहानी ग्रंथियाँ, अधोहानु ग्रंथियाँ, इसको अंग्रेजी में सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। और अगर तीसरे नंबर की बात किया जाए तो अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, इसको अंग्रेजी में सबलिंगुअल। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें कर्णपूर्व ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्लैंड्स, अधोहनु ग्रंथियाँ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और अधोजिह्वा सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहा जाता है। लार ग्रंथियों में के बारे में बताई। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख से स्रावित होती हैं, मुख में होती हैं, ये 3 जोड़ी होती हैं, कर्णपूर्व, अधोहनी, अधोजिह्वा। पर डे प्रतिदिन की बात किया जाए तो 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। इसमें टैलिन एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, चाहे अल्फा एमाइलेज एंजाइम बोलें। लार का प्रमुख जो काम होता है भोजन को मिलाना होता है। लार के कारण ही भोजन मुख से पचना शुरू हो जाता है। भोजन को पूरी तरीके से गीला बनाना है। हमने बताया कि इसका जो 90% भाग होता है, 99% भाग वो पानी से बना होता है। 1% भाग जो होता है वो विभिन्न प्रकार के उसमें आयंस होते हैं। अगर कर्णपूर्व ग्रंथियों की बात करते हैं तो जो कर्णपूर्व ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे नाम से स्पष्ट है। कर्णपूर्व ग्रंथियाँ, कर्ण माने कान और कपोलों के पीछे स्थित होती हैं। शरीर में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, हमारे मुख की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो कर्णपूर्व ग्रंथियाँ होती हैं। सेकंड नंबर अधोहनी ग्रंथियाँ। इस प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे जबड़ों के ठीक नीचे, इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो जबड़ों के ठीक नीचे कृंतक दांतों के आसपास पाई जाती हैं। थर्ड नंबर अधोजिह्वा, जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो मंड को शर्करा में बदलने का काम करती हैं, बाहर से आए हुए जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। तो ये 3 विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ थीं जिन्हें कर्णपूर्व ग्रंथियाँ, अधोहनी ग्रंथियाँ और अधोजिह्वा ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। पीएच मान की बात किया जाए, यही पीएच मान डिटरमाइन करते हैं कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो अगर पीएच मान की बात करते हैं तो इसका पीएच मान 6.5 से 6.8 के मध्य होता है।
अर्थात इसका जो pH मान है वो 6.5 से 6.8 के बीच होता है। म्यूसिन नामक विशेष पदार्थ के कारण ये लार चिपचिपी होती है। लार का प्रमुख काम है भोजन को मिलाना, लार का प्रमुख काम है भोजन को पचाने में मदद करना, लार का प्रमुख काम है कि लार के माध्यम से भोजन को ग्रसनी ग्रासनाल होते हुए अमाशय तक पहुंचाना, अर्थात ग्रसनी से ग्रासनाल में पहुंचाना। 99% भाग इसका पानी होता है, 1% भाग इसका आयंस होता है। प्रतिजीवाणु कारक होता है, मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करते हैं। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। तो ये था लार ग्रंथियाँ, जीवा और लार ग्रंथियाँ, ये मुख और मुख गुहिका के अंतर्गत। अब अगला हम बताएंगे जो अगला भाग है आहार नाल का, वो ग्रसनी। जो पोर्शन है हमारा ग्रसनी, हम देखते हैं ग्रसनी क्या होता है। ग्रसनी को अंग्रेजी में फायरिंग्स बोलते हैं। यह मुख गुहिका का सबसे पीछे का पोर्शन होता है, सबसे पीछे का भाग होता है, जो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। अर्थात जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसका जो आकार होता है वो कीपाकार होता है, कीप के आकार का होता है। बोलते समय ध्वनि को उत्पन्न करने का काम ग्रसनी करती है। भोजन और वायु का ये सहमार्ग होता है, अर्थात यही ग्रसनी से भोजन अपने रूट में, भोजन और जो वायु का ये सहमार्ग होता है, इसके बाद से जो वायु का रूट होता है, श्वसन का रूट होता है, वो अलग हो जाता है। जो भोजन का रूट होता है ग्रासनाल, वो अलग हो जाता है। तो ग्रसनी तक वायु और भोजन ये दोनों का सहमार्ग होता है। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है, अर्थात फायरिंग्स के अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहा जाता है। और पास में ही श्वास नली का छिद्र होता है, क्योंकि हमने बताया कि जो ग्रसनी होता है वो दोनों का सहमार्ग है, भोजन का भी सहमार्ग, इसी के माध्यम से भोजन और इसी के माध्यम से वायु दोनों जाती है। और आगे चलकर भोजन का ट्रैक अलग हो जाता है ग्रासनाल, वायु का ट्रैक वायुनाल अलग हो जाता है। तो दोनों का सहमार्ग होती है। और तो ग्रसनी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं। वहीं पे श्वास नली का एक छिद्र होता है जिसे घाटी द्वार या अंग्रेजी में ग्लोटिस कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये इसी ग्लोटिस के पास एक पत्ती नुमा, एक लीफ शेप्ड उपास्थि का बना हुआ, पूरी तरीके से हड्डियों का नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन उपास्थि का बना हुआ घाटी ढापन या इपीग्लोटिस पाया जाता है। इस इपीग्लोटिस का काम यह होता है कि भोजन ग्रहण करते समय या इपीग्लोटिस ग्लोटिस को, अर्थात इसको क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन ग्रासनाल में ही जाता है, ना कि श्वास नाल में। एक बार पुनः रिकॉल कर रहे हैं ग्रसनी, जिसे अंग्रेजी में फायरिंग्स बोलते हैं। मुख गुहिका का सबसे पीछे वाला भाग होता है, अर्थात सबसे पिछला जो पोर्शन होता है ग्रसनी का वो मुख गुहिका होता है, वो ग्रसनी होता है। मुख गुहिका का सबसे पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है, फायरिंग्स कहलाता है। इसकी लंबाई हमने बताई कि लगभग ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लंबी हो सकती है। कीप के आकार का होता है, फनेल शेप होता है, कीप के आकार का होता है। बोलते समय ध्वनि को उत्पन्न करने में हेल्प करता है, बोलते समय ध्वनि को उत्पन्न करने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भोजन और वायु दोनों का सहमार्ग होता है, अर्थात यहाँ तक दोनों का ट्रैक एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। ग्रसनी के अंदर एक बहुत बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसे निगल द्वार कहा जाता है। यहीं पे श्वास नली का छिद्र होता है। श्वास नली के छिद्र को हम घाटी द्वार, अंग्रेजी में ग्लोटिस बोलते हैं। इसी ग्लोटिस के पास, इसी घाटी द्वार के पास पत्ती नुमा, पत्ती के समान, एक पत्ती के समान उपास्थि का बना हुआ इपीग्लोटिस या घाटी ढापन पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को, घाटी द्वार को बंद करना है, ताकि भोजन ग्रहण करते समय भोजन वायुनाल में ना जाने पाए, सांस नाल में ना जाने पाए। तो ये था ग्रसनी। इसका अगला पोर्शन हम ग्रासनाल बताएंगे, जिसको अगले लेक्चर में